हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी मीडियम। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिक सब्जेक्ट में जो ब्लॉक फर्स्ट था उसके अंतर्गत एक यूनिट आती थी वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट, तो उसको हमने यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। लेकिन उसको और अच्छे से समझने के लिए, उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो क्वेश्चंस पर बेस्ड है, यानी कि आज हम जो है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन है ये हमारा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 1.5 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये इधर चलता है 1.5 किलोमीटर। तो अब इसमें हमसे पूछा है कि इसका विस्थापन प्राप्त करें। तो विस्थापन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो था ये थी उसकी प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये था। तो ये जो है ये इसका विस्थापन है। तो ये आप देख रहे हैं ये एक विस्थापन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन है, एक पिंड को 2 केबलों से लटकाया जाता है, उस पर बल F1 और F2 लगाते हैं। इसका हमें डायग्राम भी दिया हुआ है। ये हमारा एक पिंड है, यहाँ पर इसका जो है वेट है, जो बल लग रहा है इस पर लग रहा है F2 और इस पर लग रहा है F1। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये दिया 120 और ये वाला एंगल भी दिया है 120। आगे कह रहा है कि यदि पिंड का भार 40 न्यूटन है, यानी कि ये जो है वो 400 न्यूटन है। यदि पिंड पर लग रहा नेट बल 0 हो तो F1 और F2 के मान प्राप्त करें, यानी कि हमें F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यहाँ पे जो F1 हम यहाँ पे मान लेते हैं कि F1 और F2 जो है इनका रिजल्टेंट F है। तो F इक्वल टू होगा वो हमारा F1 प्लस F2। तो ये जो है हमारा ये रिजल्टेंट इसका हो गया F1 और F2। लेकिन ये भी कहा है कि जो नेट बल है वो 0 है। तो F जो कि इनका रिजल्टेंट है, या हम लिखें F1 और F2 और W, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो F है वो -W, इस तरह से। तो ये जो F है वो इसके परिमाण में तो बराबर होगा, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी उसकी डिफरेंट होगी, यानी कि अपोजिट होगी। माइनस साइन जो है वो यही शो कर रहा है। इसके बाद इसमें एक हमने आपको पिछली वीडियो में, या हो सकता है उससे पहले वाली वीडियो में, एक फार्मूला हमने आपको बताया था। पहले फार्मूले की जगह पहले आप ये देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये F है, इसका जो अपोजिट होगा वो यहाँ लग रहा होगा, ये इसका अपोजिट। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करें यहाँ से इसको, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसी तरह से ये भी 120 होगा पूरा, लेकिन ये जो होगा ये इतना, ये हम मान लेते हैं अल्फ़ा है, और पूरा जो 120 है वो एक थीटा है। थीटा जो होता है F1 और F2 के बीच का एंगल होता है। तो समांतर चतुर्भुज में ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ मान लेते हैं हम C इक्वल टू √F1 का स्क्वायर प्लस
F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे हमें F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें अभी दी हुई नहीं है F1 F2 की वैल्यू। तो यहाँ से आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा tan अल्फ़ा इक्वल टू F1 साइन थीटा अपॉन F2 प्लस F1 कॉस थीटा। तो ये जो अल्फ़ा है, ये वाला एंगल निकालने के लिए फार्मूला हम ये वाला लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरा एंगल जो थीटा है वो 120 डिग्री है, तो अल्फ़ा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो tan 60 इसको लिख सकते हैं। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 इक्वल टू F1 साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो साइन थीटा की जब हम 120 डिग्री लगाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √3/2। इसके बाद F2 प्लस F1 और जो कॉस 100 थीटा जो है इसकी हम वैल्यू लगाएंगे कॉस 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी -1/2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आएगी √3 इंटू F2, ये माइनस का हो जाएगा F1/2, और ये जो होगा इसकी हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो होगा ये रह जाएगा F1 इंटू √3/2। तो ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो बचा हमारा F2 माइनस F1/2 इक्वल टू F1/2। इस F1/2 को इधर लेके जाएंगे तो F2 इक्वल टू F1/2 प्लस F1/2, और ये हाफ हाफ मिलके F1 बनाएंगे, यानी कि F1 जो है वो F2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि इस क्वेश्चन में ये जो F1 जो है वो F2 के इक्वल है। अब हम F1 F2 की जो वैल्यू है वो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। F1 F2 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी अंडर F1 की जगह F1 ही रहने देंगे, F2 की जगह हम रखेंगे F1 का स्क्वायर प्लस F1, और F2 की जगह हम F1 रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 2F1 स्क्वायर। और यहाँ पे जो कॉस थीटा है, यहाँ पे हम जब वैल्यू लगाएंगे cos 120, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई थी आपकी ये है -1/2, तो इसको हम यहाँ पे -1/2 लिख देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का F1 स्क्वायर, सॉरी F1 सभी F1 में ही है, तो यहाँ पे केवल F1 स्क्वायर बचेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ F1 आएगी, और F1 जो है वो F2 के इक्वल है, यानी कि ये F2 के भी इक्वल होगा, और ये जो वैल्यू है ये W के भी इक्वल है, लेकिन ये जो W है वो उसके अपोजिट है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो जो F1 और F2 की वैल्यू भी आएगी वो 400 न्यूटन ही आएगी। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक पक्षी जो है पवन के ठीक विपरीत दिशा में पवन के सापेक्ष 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। पवन पूर्व से पश्चिम की ओर भूमि के सापेक्ष 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहती है। भूमि के सापेक्ष पक्षी का वेग क्या है? यानी कि ये जो है ये है पक्षी, इसकी जो हमें चाल दी हुई है वो दी है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये है जो हमारी एयर है उसकी जो वेलोसिटी दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी पक्षी की हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है जो भूमि के सापेक्ष। अगर दोनों ही विपरीत एक दूसरे के विपरीत हैं तब इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो 2 -
1, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में होते तो इनकी जो वेलोसिटी है वो ऐड हो जाती। तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये इसका जो है, इससे पहले जो किया था वो इसका एक क्वेश्चन था, और ये जो है वो खा नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति नदी के पार 2 मीटर पर सेकंड की चाल से नाव खेता है। नदी 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से बह रही है। ज्ञात करें कि उस व्यक्ति को किस दिशा में नाव को खेना चाहिए कि वह नाव को नदी के पार आरंभिक बिंदु के ठीक सामने वाले बिंदु पर ले जा सके। यानी कि मान लेते हैं ये हमारी जो है नदी है, ये जो है ये एक नदी बह रही है। इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, उसको मान लेते हैं बी रिवर। और जो यहाँ पे जो नाव चला रहा है वो जो है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो इसकी डायरेक्शन हमने मान ली है BP मान लेते हैं इसको। तो इसको पूछा है कि अब ये जो इस साइड जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो व्यक्ति जा रहा है वो नदी के प्रारंभिक बिंदु जहाँ से नदी स्टार्ट हुई है उसके पास पहुँच जाए, तो उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कितने एंगल से, यानी कि उसको घूमना होगा। अभी तो ये यहाँ पे सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन उसको प्रारंभिक बिंदु पे जाने के लिए उसे इधर मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी जो है वो यहाँ से इधर को नीचे की ओर बह रही है। तो यहाँ पे BP और BR के बीच जो एंगल है वो है यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन उसको मान लेते हैं उसे जो है वो यहाँ पे इतना मुड़ना है। अब ये जो पूरा एंगल है इसे हमने माना है थीटा एंगल, और ये जो है ये है BR, जो कि रिवर की वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये और ये तो है ही, तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें जो है निकालनी, यानी कि ये जो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और इसके बीच ये पूरा जो एंगल है वो हमने माना है थीटा, या फिर 90 में कुछ एंगल जो होगा वो ऐड होगा। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इसके लिए हमारा एक फार्मूला है, एक ये जो 90 डिग्री है, यानी कि इसको हम अगर अल्फ़ा माने तो इसके लिए एक फार्मूला होता है tan, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। tan अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे F1 लिया था, तो यहाँ पे हम B1, BP और VR लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लिख ले BP, और इसके आगे जो लगता है वो लगता है साइन थीटा अपॉन में रिवर की जो वेलोसिटी है वो प्लस VP कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है BP और VR की। जो व्यक्ति है उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2, इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि जो BP है इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमको 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, तो BP की वैल्यू 2 और साइन थीटा। अब ये हमको पूरा थीटा जो अभी हमने माना है उसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, अपॉन VR, इसकी वैल्यू हमारी है 1.2 प्लस इसकी 2, और इसको हमने लिख दिया कॉस थीटा। और ये tan अल्फ़ा जो है वो हमें 90 दिया हुआ है, tan 90, लेकिन tan 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। इसको अगर हम इसके अपोजिट कर लें, इसके अगर हम अपोजिट कर दें, यानी कि जो tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट है, अगर हम इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1.2 प्लस 2 कॉस थीटा।
और कॉट 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो 2 sin थीटा इक्वल टू 0। नहीं, इसको जब हम इसको कॉट लिखेंगे तो ये जो है ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे कॉट में तो इसकी वैल्यू आएगी 0। और ये जो होगा, ये जब हमने इसको चेंज किया है तो इसको भी चेंज करना होगा। तो 1.2 + 2 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगी टर्म 0। तो ये बचेगा 1.2 + 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos थीटा इक्वल टू -2 1.2 और cos थीटा इक्वल टू -1.2 डिवाइड बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं -0.6। तो cos थीटा इक्वल टू आया हमारा -0.6। और इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम इसकी cos में वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 127 डिग्री। यानी कि जो हमारा थीटा का जो मान होगा वो होगा 127 डिग्री। अब यहाँ डायग्राम में समझिए, यानी कि अभी उसको जो है वो यहाँ पे जा रहा था 90 डिग्री पे बिल्कुल, लेकिन उसको अभी इसमें कुछ एंगल जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे एंगल देखें तो वो एंगल बनेगा 127 डिग्री। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करें कि किन्हीं दो सदिशों a और b के लिए यदि सदिशों के योग और अंतर एक दूसरे के लंबवत हों तो इन सदिशों के परिमाण समान होते हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है कि a और b जो हैं इनके योग और इनके अंतर, अगर दोनों के जो अंतर और योग है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, तो इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि कोई एक सदिश है हमारा वेक्टर a और दूसरा जो वेक्टर है वो है b, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो इनका जब हम योग निकालेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर v, और इसका जो सब्ट्रैक्ट निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका वेक्टर a माइनस वेक्टर v। तो अंतर इनमें दोनों में यही है कि जो b की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे b की डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट है। और यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि वो जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर जो हैं तो जो हमारा डॉट जो प्रोडक्ट होता है उसमें ही हमारा जो है वो 0 आता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे ये देखिए जो हमारा अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट था, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, यदि वेक्टर परपेंडिकुलर समांतर हों तब स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पे जो होगा स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। यानी कि a प्लस v, इनका हमको प्रोडक्ट निकालना है। डॉट कन्वेंशन, डॉट हमको करना है तो a माइनस v। अब इसकी हम जो है मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम लिखेंगे तो a डॉट a प्लस, अब प्लस यहाँ है और इसके साथ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। a डॉट v, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो ये जो होगा वो हो जाएगा प्लस v वेक्टर डॉट a, और इसके बाद ये प्लस और माइनस तो माइनस v वेक्टर, और ये हो जाएगा इसका, चलो यहाँ पे पहले स्क्वायर वन पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। तो वेक्टर a और वेक्टर a जो है इनके डॉट जो हम प्रोडक्ट निकाल देते तो इसमें इसका स्क्वायर हो जाता था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये जो है ये हमारा इस रूल को फॉलो करता है। जैसे v डॉट v अगर हम लिखते हैं स्केलर v और डॉट v, तो ये जो है v स्क्वायर हो जाता है। कब होता है? जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहीं अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो है वो
जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये ए बी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, अब ये ए बी और ये है बी ए, तो ये दो हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये भी हमारा एक रूल था जो कि हम स्केलर वाले में पढ़ते थे कि अगर ए और बी लिखा है तो इसको हम बी ए लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, और ये जो है इनका हमने अभी पढ़ाई था कि ये जो है इनका डॉट कन्वेंशन जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। तो ये जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से आएगा वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब इसका ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए बराबर बी। तो ये हमारा रहा, ये हमने बिल्कुल इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो शून्यतर परिणाम वाले सदिशों ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें, जबकि दिया हो कि मैग्नीट्यूड ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए माइनस बी। तो हमको ये जो है उसको यहाँ पे जो शून्यतर परिणाम है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दिया है वो इनका शून्योत्तर है, ठीक है। और ए और बी के बीच का हमको कोण निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हमारा कोई वेक्टर सी और इसका ही हम अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारा सी स्क्वायर हो जाता है, या हम इसको लिख सकते हैं सी इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जैसे यहाँ पे जो वेक्टर सी है बिल्कुल सेम दोनों ही वेक्टर हों, उनको हमको डॉट में लिखना है, डॉट उसका प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे यहाँ पे सी जो है उसी तरह से हमको ये पूरी वैल्यू ऐसा समझ लिए कि ये सी की वैल्यू ही हमको ये वाली गिवन है। यहाँ पे जो है ए और इसको फिर से हम सेम लिखेंगे। तो इसको हम बिल्कुल इसको लिख सकते हैं इस तरह से अंडर रूट में, और ये जो आएगा ये हमारा एक जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह से मैग्नीट्यूड में लगा के इस तरह से। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। वेक्टर ए की वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा ए स्क्वायर, और वेक्टर ए की वेक्टर बी से होगी तो आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, प्लस वेक्टर बी की वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगी तो उसको हम ए बी लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वही चल रहा होगा प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इक्वल टू, ये यहाँ पे जो होगा ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा यहाँ पे। तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी और ए बी जो होगा वो 2ab बन जाएगा, और साथ ही इनके बीच जो एंगल होता है उसका भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होके आता है। तो यहाँ पे जो है कॉस थीटा भी लिखा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2ab कॉस थीटा। ये जो एंगल होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का होता है। तो ये हमारा आ गया प्लस, जो हमने इसमें योग किया था तब। अब यहीं पे अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट निकालते हैं तब वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी
तब भी यही सेम प्रोसेस होगी, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसको कह देते हैं समीकरण 1, इसको कह देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ही हमारी इक्वल हैं, तो जब इक्वल है तो हम इस दोनों को ही इक्वल रख सकते हैं। तो जब इसको रखेंगे हम तो ये जो अंडर रूट है वो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये 2ab कॉस थीटा इधर आएगा तो 4ab कॉस थीटा हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जब हम भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटे कुछ संख्या है तो ये 0, और 0 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो थीटा इक्वल टू जो आया वो 90, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसका अगला पार्ट होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।